हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग भारत का भूगोल का लेक्चर नंबर 5 क्लियर करेंगे और ये आपका प्रायद्वीपीय पठारों से रिलेटेड होगा, यानी दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। और ये जो सेशन चल रहा है ये है आपका भारत का भूआकृतिक प्रदेश। ठीक है, और ये हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की। और एनसीईआरटी में जो भारत का भौतिक पर्यावरण की एनसीईआरटी है उसी को हम लोग देख रहे हैं। ये पूरा जो वीडियो है ये आपका आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एकलव्य मॉडल स्कूल, नवोदय, केवीएस, इसके अलावा यूपी, टीजीटी, पीजीटी और बिहार में जो आप लोगों का टीजीटी, पीजीटी है उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा ये पूरा जो सिलेबस है आपका सामान्य अध्ययन में भी है। और जो आपका बैच चल रहा है इसको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हमारा ऐप जीएस बाय दिवाकर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपका आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का भी बहुत ही स्टार्टिंग से बैच स्टार्ट किया गया है। उस पे आपका रिकॉर्डेड वीडियो भी है और लाइव क्लास भी आपका मिलेगी। ठीक, उसको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिए, या इसके अलावा आप ऐप पे जाके वहाँ विजिट कर लीजिए, जिसमें आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, टॉपिक टू टॉपिक रहेगा। इसके अलावा पूरी एनसीईआरटी का भी वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी। और पूरी एनसीईआरटी मिलने पे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के कोर्स से ही आपका एकलव्य मॉडल स्कूल का, यूजीसी नेट जेआरएफ का, ईएमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो आपके सामने जो हम लोग बात कर रहे हैं दक्षिण के पठारों की या प्रायद्वीपीय पठारों की, तो इसमें आपका ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा। ठीक है, फिगर में देख लीजिए, नदियों का अलग अलग नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये पूरा रीजन जो है आपका आ जाएगा। इसके अलावा ये जो गारो खासी जयंती है ये भी आपका दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों का ही भाग है, जो मालदा गैप से यहाँ पे अलग हुआ है। और ये सेम प्रश्न आपका टेट सीटेट में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। आपका जो लेक्चर हो चुका है मैदानों के बारे में आपने देख लिया था। ठीक है, हिमालय पर्वतों के बारे में आपने देख लिया था। पर्वतों का वर्गीकरण भी हमने आपको अलग से कराया था। ठीक, तो एक बार यहाँ पे आपको क्या करना, हूबहू एनसीईआरटी पढ़ लेना है। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताते चलूँगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए, और आपका रिवीजन भी उससे क्या होगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था आप लोगों से, यहाँ पे देखिए आपका ओपन हो रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक, ये टोटल आपका जो हम लोग 13 पार्ट में कर चुके थे। ये देखिए ये आपका पर्वतीय प्रदेश का हो चुका था। ठीक है, लघु हिमालय का ये रफली हम बता रहे हैं, लेकिन इसको वहाँ पे जब बताते समय आप इसको नोट डाउन भी करते चलेंगे तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। विशाल मैदानों की बात कर लिया था हम लोगों ने, धोरोज क्या है, बिस्त, दोआब, चाज, ठीक है, इन सभी के बारे में बात हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो चलेगा वो क्या चलेगा, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एनसीईआरटी को देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार जो ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम पठारों में से एक है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है ये क्या कैसे हुआ है, गोंडवाना लैंड जो चट्टानें थी, ठीक है, दो चट्टानों की बात आप करते हैं, एक आपका अंगारा लैंड और एक आपका ये आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, और इन्हीं दोनों से आपका उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो नदियों के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोना आकार वाला कटा फटा भूखंड है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर होती है। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या हो गया, एक तो आपका तिकोने आकार का होता है, ठीक, मैदानों से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई होती है, और ये आपका मीन सी लेवल से आप माने तो 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पे आपका ये स्थित होता है। ठीक, इसके विस्तार की हम लोग बात करें तो उत्तर पश्चिम में दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली का जो कटक है अरावली विस्तार, पूर्व में आपका राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में इलायची या जिसे कार्डमम पहाड़ियाँ कहते हैं। यहाँ पे जो विस्तार है ये प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ लीजिए कौन कौन सा कहाँ पे है। झारखंड में आपका कौन सी हो गई, राजमहल की पहाड़ी हो गई। यहाँ से इसका कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक, ये हो गई क्या, राजमहल की पहाड़ी हो गई।
ये क्या निर्धारित करेगी, ये इसकी पश्चिमी सीमा को निर्धारित करेगी, सॉरी पूर्वी सीमा को निर्धारित करेगी, क्योंकि आपका ईस्ट तो ये होगा ना। तो ये पूर्व में हो गया क्या, राजमहल की पहाड़ियाँ। पश्चिम में यहाँ पे आपका गुजरात में क्या है, ये गिर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, गिर की पहाड़ियाँ हो गई। और इधर देखिए यहाँ पे आपका केरल में ये आपका इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ हो गई। और उत्तर में हम लोग बात करें तो उत्तर में जो आपका दिल्ली अरावली कटक है यहाँ पे आपका, ठीक है, दिल्ली अरावली कटक हो गई। तो ये क्या करती हैं, इसकी सीमाएं निर्धारित करती हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार जो आपका यहाँ है। अब देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर पूर्व में शिलांग, उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एलांग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि शिलांग पठार, यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व में शिलांग पठार तथा कार्बी एलांग पठार भी इसी भूखंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है। अब इन पठारों में देखिए प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से पठार और हैं। एक तो आपका यहाँ पे देखिए हजारीबाग पठार हो गया, पलामू का पठार हो गया, रांची का पठार हो गया, मालवा पठार हो गया, कोयम्बटूर पठार हो गया, कर्नाटक पठार हो गया। ठीक है, इन सभी पठारों से मिलकर बना है हजारीबाग, पलामू, रांची, मालवा, कोयम्बटूर और कर्नाटक पठार। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। यह भारत के प्राचीनतम और भूस्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है, कम होती चली जाती है। ये देखिए आपका पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कथन कारण में आपका बनाता है कि दक्षिण भारत के पठार या प्रायद्वीपीय पठार की जो ऊंचाई है सामान्यतया पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, जिसका अब यहाँ पे देखिए कारण में मान लीजिए बना दिया कि यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा की वजह से जो है ये होता है। यहाँ के नदियों के बहाव की दिशा से हम लोग एक प्रूफ के तौर पे, प्रमाण के तौर पे ये मान लें, कैसे मान लेंगे कि भाई नदियाँ जो बहती हैं वो कैसी बहती हैं, वो नीचे से ऊपर तो जाएंगे नहीं, बल्कि ये ढालों का अनुसरण करती है, स्लोप का। इसीलिए आप देखते हैं तो दक्षिण भारत की मैक्सिमम नदियाँ हैं, यहाँ से देखिए पश्चिमी घाट से उद्गम होता है, लेकिन कहाँ पे जाके गिरती हैं, पूर्वी घाट में गिरती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इससे आप क्या समझें, इससे आपको ये समझ में आया होगा कि भाई ये वाला पार्ट जो है ऊंचा है, इसीलिए नदियाँ इधर जा रही हैं, यानी कि पश्चिमी घाट ऊंचा है, पूर्वी घाट नीचा है। वही यहाँ पे कह रहा है कि इसका मतलब प्रायद्वीपीय पठार का ये पश्चिम वाला पार्ट जो है ये आपका ईस्ट वाले पार्ट से ऊंचा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के कुछ नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बैगई, पेन्नार, ठीक है, ये सभी नदियाँ आपका कहाँ पे गिरती हैं, इसी में गिरती हैं। किस में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है कि कुछ स्थलाकृतियों के भी नाम बताएं जो पूर्व की ओर अपवाहित नदियों से संबंधित है। ठीक है, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। यानी कि यहाँ पे ऐसी स्थलाकृतियों का नाम बताना है आपको जो पश्चिम की ओर, यानी कि ये आपका है इधर आपका अरब सागर में बहने वाली जो नदियाँ हैं इनमें न दिखाई दे, बल्कि किस में दिखाई दे, पूर्वी घाट या बंगाल की खाड़ी में बहने वाली जो नदियाँ उनमें दिखाई दे। तो इस क्षेत्र की जो प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ इसमें देखिए आपका टार है, ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश घाटियाँ हैं, पर्वत स्कंद है, नग्न चट्टान है, ठीक है, हमाकी है, क्वार्टजाइट यानी सिल डाइक्स हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र में आपका काली मिट्टी होगी उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी भाग में। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन, देखिए निमज्जन क्या होता है कि आपका ये सबमर्जेंस होता है, यानी कि धरातल के नीचे जो भूत्थान में ऊपर उठता है, नीचे दबने को निमज्जन कहा जाता है। ठीक, भ्रंश और विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे होते हैं, जो कौन है, प्रायद्वीपीय पठार।
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार हैं आपके, इसमें आपका उत्थान भी हुआ, निमज्जन भी हुआ, भ्रंश भी हुआ, विभंग भी हुआ, यानी कि ढेर सारी प्रक्रियाओं से ये गुजरे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ बार-बार भूकंपीय हलचलें होती हैं। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, भीमा भ्रंश का नाम यहाँ पे आया है। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही जो प्रायद्वीपीय पठार हैं, प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं भी पाई जाती हैं, और इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में नदियां क्या करती हैं, खड्ड या महाखड्ड बनाती हैं। ठीक है। चंबल, भिंड, मुरैना, ये क्या है, ये खंड के उदाहरण है, खंड नहीं बल्कि खड्ड। जैसे चंबल नदियां हैं, तो ये चंबल नदी जो है आप देखिए चंबल में या भिंड में, मुरैना में आपका खड्डों का निर्माण करती। खड्ड क्या होते हैं, तो खड्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका फिगर तो नहीं दिया, जैसे ये आपका हो गया यहाँ पे बीच में, ये आपका यहाँ पे, यानी इसे वेटलैंड भी कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे चंबल के जो डाकू हैं वो इसी का फायदा खूब उठाते थे। ठीक है। और यहाँ पे आपका कई जगह ये गुफाओं का निर्माण कर देते थे। गुफाएं यानी कि इनके छुपने की जगह। यहाँ पे जैसे ये आपका उत्थान वाला पार्ट है, इधर आपका गहराई वाला पार्ट है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि छुपने का जगह बना लिए। तो अब ऊपर से आप नीचे घुस के तो नहीं देख पाएंगे ना, जब नीचे आएंगे तो आप पे ये अटैक कर देते थे। तो मुख्य उच्चावच लक्षणों के आधार पे यदि हम लोग बात करें, तो प्रायद्वीपीय पठार को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक आपका दक्कन पठार होता है, एक आपका मध्यवर्ती उच्च भूमियां है, एक आपका उत्तरी पूर्वी पठार है। इसको इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, आपका मुख्य परीक्षा यानी मेंस के एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि कई बार आपका डायरेक्ट यही देता है कि मध्यवर्ती उच्च भूमियां या केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमियों का वर्णन करिए भारत के संदर्भ में। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, दक्कन को भी लिख देते हैं, उत्तर पूर्वी को भी लिख देते हैं, और मध्यवर्ती को भी लिख देते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों में क्या है, यहाँ पे डिफरेंसेस है। ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर ही हो गया होगा। चलिए अब एक एक करके यहाँ पे आप समझिएगा कि जो दक्कन का पठार है इसके बारे में, मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में, उत्तर पूर्वी पठारों के बारे में। ठीक। उसके बाद हम लोग अलग से अलग अलग पर्वत श्रेणियों की भी बात करेंगे जो इनके अंतर्गत आती हैं। तो चलिए यहाँ पे पठारों की पहले देख लेते हैं। ठीक। दक्कन का पठार।
चलिए यहाँ पे हमने फिगर भी आपका ऐड कर दिया है कि इसके पश्चिम में देखिए पश्चिमी घाट है, दक्कन के पठार की हम लोग बात कर रहे हैं। फिगर यहाँ पे देखिए आपका ये अलग-अलग है और अलग-अलग से यहाँ पे मान के चलिए कि जो आपका यहाँ से प्रश्न पूछा जाने वाला है, वो यहीं से आ जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपका यहाँ से क्लियर होगा ही, फिर फिगर से हम करा देंगे, इसके बाद आपका रिवीजन वाला जो है वहाँ भी हो जाएगा। ठीक? तो थोड़ा-सा यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य की समस्या है, तो आपको हो सकता है डिस्टर्बेंस हो। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, किसके? दक्कन के पठार में। यहाँ पे देखिए, ये आपका दक्कन का प्लेट्यू यहाँ तक है। इसके पश्चिम में क्या बोला गया? पश्चिमी घाट है, ठीक? पूर्व में पूर्वी घाट है, यहाँ पे आपका पूर्वी घाट हो गया और उत्तर में सतपुड़ा है। यहाँ पे क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और मैकाल भी यहीं पे है ऊपर, मैकाल है। महादेव की पहाड़ियाँ भी हैं उत्तर में, ठीक है? मैकाल, महादेव। अभी फिगर में आपका ये इन सभी को दिखा देंगे, ठीक है? पश्चिमी घाट को अस्थायी तौर पर अनेक नाम दिए जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते चलिए। पहला ये कि दक्कन के पठार के उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल, महादेव पहाड़ी है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है, ठीक? पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं, ठीक? समझ में आई बात कि पूर्वी घाट की तुलना में यानी पूर्वी घाट नीचा, पश्चिमी घाट आपका ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर दक्षिण की तरफ क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। तो यानी कि जैसे आप पश्चिमी घाट से यहाँ से आपका यहाँ आएंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो ऊंचाई है क्या होती है? ऊंचाई और बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है ये आपका अनाईमुडी, ठीक है? पूरे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे? अनामलाई पहाड़ी में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, यह नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति जो है पश्चिमी घाट से है, पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी कृष्णा, गोदावरी आदि के डेल्टाओं से ये क्या होती है? अपरदित होती रहती है। कावेरी भी है। यहाँ कुछ मुख्य श्रेणियाँ हैं, जावेदी है, पालकुंडा है, ठीक है? नल्लामलाई है, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। पहाड़ियों को सभी को हम लोग देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे आप ये ध्यानिए कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं? ये नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ी में ये आपका स्थित है अनाईमुडी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा, जो नीलगिरी की पहाड़ी में है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से ही होती है, ठीक है? पूर्वी घाट जो है अविरत नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट क्या अविरत है, उसको बहुत ज़्यादा कोई कटा फटा वो तट नहीं है। जबकि पूर्वी घाट क्या है? ये आपका अविरत नहीं है, क्योंकि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, इनके द्वारा क्या होता है यहाँ पे आपका इनके तटों को काट दिया जाता है और यहाँ पे श्रेणियाँ जो है जावेदी, पालकोंडा, नल्लामलाई, महेंद्रगिरी हैं। तो ये हो गया क्या? आपका डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन का पठार का। अब यहाँ से आप थोड़ा सा समझिएगा। ये देखिए आपका दिया गया दक्कन प्लेट्यू, यहाँ से देखिए आपका ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, नदियाँ इधर आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक? वेस्टर्न घाट के बाद यहाँ पे देखिए कच्छ का रण हो गया, ये अरावली है, बिंद है, यहाँ पे सतपुड़ा है। तो दक्कन पठार के उत्तर में क्या हो गई? सतपुड़ा हो गई। ये छोटा नागपुर पठार है ना, यहीं बगल में जो है आपका राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक? ये आपका क्या है? पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया। यहाँ पे आपका कार्डमम हिल है। तो दक्कन प्लेट्यू का विस्तार जो है यहाँ से आपका यहाँ तक, यहाँ पे आपका गिर पहाड़ियाँ हैं, ठीक? अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया,
इधर आपका तापी और नर्मदा नदियाँ हो गई, ठीक है। महानदी यहाँ पे है आपका, ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया। ये थोड़ा सा आपको देखने में छोटा दिख रहा होगा वहाँ पे, लेकिन ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ गया। एक तो यहाँ पे देखिए आपका हमने बात किया कि ये आपका मालवा पठार हो गया, सतपुड़ा है जो दक्कन प्लेट्यू के उत्तर में है। मालवा हो गया, सतपुड़ा हो गया, यहाँ पे आपका महादेव पहाड़ियाँ हैं, ये छोटा नागपुर पठार हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, राजमहल पहाड़ी है, ठीक है। ये आपका देखिए इधर पूर्वी घाट हो गया, ये आपका कोरोमंडल तट है। और यहाँ पे आपका वेम्बनाथ झील हो गया, ये आपका मालाबार तट है। केरल वाला जो तट है क्या है, मालाबार है। इधर आपका देखिए ये कोंकण कोस्ट है, ठीक। और ये अरावली पहाड़ी, ये मैकाल पठार है। तो कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि मैकाल पठार स्थित है, तो ये आपका अरावली पहाड़ी है और ये विंध्य है, इन दोनों के बीच। ऐसा नहीं विंध्य और सतपुड़ा के बीच नहीं, बल्कि विंध्य और अरावली के बीच आप कह सकते हैं कि इसका विस्तार पाया जाता है, या विंध्य के उत्तर में है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी। ये बुंदेलखंड का पठार हो गया। इधर देखिए ये अरावली हिल्स हो गई, ये मालवा का पठार हो गया, यहाँ पे आपका विंध्य है, ये सतपुड़ा है। यहाँ पे देखिए ये आपका मैकाल रेंज है, मैकाल श्रेणी है, छोटा नागपुर पठार, यहीं बगल में आपका राजमहल पहाड़ी हो गई, ठीक है। तो मैकाल हिल्स, ये ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा इधर छोटा नागपुर पठार के बीच में आपका ये आती है। यहाँ पे देखिए सतमाला की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे आपका ये गोदावरी नदी हो गई। ये देखिए ये आपका बालाघाट श्रेणी है। और यहाँ पे आपका कृष्णा नदी हो गई, ये आपका तेलंगाना का पठार हो गया, ठीक है। इधर ये आपका अन्नामलाई हिल्स हो गई, जो कर्सर यहाँ पे आपका मूव कर रहा है, इसको देखिए, ये अन्नामलाई की हो गई, ये आपका कार्डमम हिल्स हो गया, ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ हो गई। तो ये दक्कन प्लेट्यू तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आइए मध्यवर्ती उच्च भूमियों में, ठीक है। मध्यवर्ती उच्च भूमियों की बात करें तो पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाती है, जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणी से बना हुआ है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं, और ये अवशिष्ट पर्वत के उत्कृष्ट उदाहरण भी हैं। तो समझिए यहाँ से कि जो मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ हैं ये आपका यहाँ पे है, यहाँ पे यानी कि इधर आपका अरावली श्रेणी हो गई, और यहाँ पे देखिए आपका सतपुड़ा हो गया, विंध्य आ जाएगा इसी में, ठीक है। सतपुड़ा हो गया, क्योंकि सतपुड़ा से नीचे क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ हो जाएंगे, जो काफ़ी हद तक क्या है, ये अपरदित है। क्योंकि यहाँ पे ये उत्थान की दृष्टि से तो वलित थे, लेकिन समय के साथ जो है इसमें क्या हुआ, वायु प्रक्रम हुआ या तापीय प्रक्रम की वजह से, ठीक है, वर्षा, रेनफॉल, तो इन सभी की वजह से क्या हुआ, इसमें अपरदन हुआ। इनकी जो श्रृंखलाएं ये टूटी फूटी प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जो है जैसलमेर तक है, जहाँ पे क्या होता है, अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बे और चापाकार रेतीले टिब्बे से ये क्या होते हैं, ढके होते हैं। और अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से भी गुजर चुका होता है। कायांतरित चट्टानें भी, जैसे संगमरमर है, स्लेट है, नाइस है, इन सभी की उत्पत्ति के प्रमाण ये बताते हैं कि कायांतरित से भी गुजर चुका है। जैसे अरावली से आपका संगमरमर निकाला जाता है। समुद्र तल से मध्यवर्ती उच्च भूमि की ऊंचाई 700 से लेकर 1000 मीटर के बीच है। और उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की बात करें तो ऊंचाई इसकी कम होती चली जाती है। जैसे आप उत्तर की ओर जाएंगे या उत्तर पूर्व दिशा में जाएंगे तो ऊंचाई कम होती जाएगी। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। ये देखिए आपका प्रश्न ये बनाया जा चुका है, ठीक है, ये प्रश्न बनाया जा चुका है। बनास और चंबल, बनास जो है ये किसकी सहायक नदी है, चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। ये प्रश्न देखिए 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है, और ये पूछा गया भी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब आप एमसीईआरटी पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट आपसे पूछा गया है कि यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। ये बात सत्य है। बनास जो है चंबल की मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है, जबकि अन्य जो नदियां हैं वो विंध्याचल या कैमूर से निकलती हैं, ठीक है।
मध्यवर्ती उच्च भूमि या उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है? राजमहल की पहाड़ियों तक, जिसके दक्षिण में छोटा नागपुर पठार जो है, जिसे खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है, ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ थी, इसको आपने क्लियर किया। अब यहाँ पे देखिए आपका, इधर हम लोग बात करें तो ये दक्कन प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर पठार है, और जो मध्यवर्ती उच्च भूमि आपका ये अरावली वाला मालवा पठार भी उसी में आ जाएगा, बिंद भी आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका आ जाएगा मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक है, इतना तो आप लोगों का क्लियर ही हो गया होगा। अब आगे देखिए उत्तर पूर्व का पठार। उत्तर पूर्व के पठार की बात करें तो वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का ही ये क्या होता है, विस्तारित रूप ही होता है। उत्तर पूर्वी जो पठार है, ये माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय जो इंडियन प्लेट थी, इसका उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने की वजह से क्या हुआ, ये आपका अलग हो गया। यदि यहाँ पे आप बात करें, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, राजमहल पहाड़ी है, और ये कह रहा है कि जब इसका विस्तार ये हुआ तो भ्रंश की वजह से यहाँ पे आपका एक गैप हो गया, जिसे मालदा गैप कहा गया। तो ये मेघालय का जो पठार है, ये इससे क्या हुआ, अलग हो गया। ठीक, बाद में नदियों के द्वारा, जलोढ़ के द्वारा, नदियों के जलोढ़ से पट गया जो गैप था। आज मेघालय और कार्बी आंग्लोंग पठार भी इसी कारण मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से क्या है, ये अलग थलग हैं। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के आधार पे मेघालय पठार को 3 नामों से जाना जाता है, जिन्हें गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, असम की जो कार्बी आंग्लोंग पहाड़ियाँ हैं, ये भी आपका इसी का विस्तार है। तो कार्बी आंग्लोंग पहाड़ी कहाँ पे है, ये आपका असम में है, ध्यान रखिएगा। तो आपका केवल मेघालय ही नहीं, बल्कि यहाँ पे देखिए राजमहल पहाड़ी, इधर मालदा गैप से अलग हुआ, जलोढ़ का निक्षेप होने के बाद। गारो, खासी, जयंतिया इसी की पार्ट है तीनों। इसके अलावा असम का जो है कार्बी आंग्लोंग पठार कहाँ पे है, असम में है, ध्यान रखिएगा। ठीक, छोटा नागपुर पठार के इसी तरह मेघालय के पठार भी क्या होता है, यानी छोटा नागपुर पठार की तरह क्या है, मेघालय का पठार भी कोयला, लोहा, सिलिमिनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भी भंडार है। ये पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, कौन कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा जो होती है, कैसी होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये भी ध्यान रखिए, ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, ये पूछा गया है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल भी है, चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल, और यहाँ पे वनस्पति लगभग न के बराबर हैं। क्योंकि जो ये पहाड़ियाँ हैं, ये कैसी हैं, ये कीप के आकार की हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो मानसून आता है इसमें फंस जाता है, और चेरापूंजी या मासिनराम में अधिकतर वर्षा ये करते हैं। ठीक है, और किस वजह से ये वर्षा करेंगे, दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम वर्षा प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे भारतीय मरुस्थलों के बारे में। अभी आपका रिवीजन का टाइम है। ठीक है, हमने प्रायद्वीपीय पठार को 3 पार्टों में डिवाइड किया। पहला पार्ट था इसका दक्कन का पठार। ठीक, दूसरा पार्ट था मध्यवर्ती उच्च भूमि। तीसरा पार्ट था उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करें एक एक करके। जो दक्कन का पठार है आपका, यानी डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, फिगर यहाँ से बना दे रहे हैं, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे। दक्कन प्लेट्यू ये आपका क्या है, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे ये आपका यहाँ पे मैकाल पहाड़ी था, बिंद रेंज था, सॉरी मैकाल नहीं, मालवा हिल्स, मैकाल यहाँ पे आपका इन दोनों के बीच में सतपुड़ा और छोटा नागपुर पठार के बीच यहाँ पे आपका देखिए ये मैकाल रेंज है। ठीक, ये मालवा का पठार है। इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा अपना अपना। ठीक है, ये आपका मालवा का पठार है, मैकाल नहीं। इधर आपका छोटा नागपुर है,
और इसके बीच में यहाँ पे क्या है, ये आपका मैकाल हिल्स है, मैकाल की पहाड़ी सतपुड़ा और छोटा नागपुर पठार के बीच में। और छोटा नागपुर के जस्ट ऊपर यहाँ पे कौन सी है, राजमहल की पहाड़ी है। और यहाँ पे आपका मालवा और इसके ये सतपुड़ा के जस्ट ऊपर यहाँ पे आपका कौन सा रेंज है, ये आपका विंध्य रेंज है, ठीक। और इसके ऊपर यहाँ पे आपका अरावली हिल्स है। और ये जो आपका पड़ता है सतपुड़ा के ऊपर, ये क्या हो गया, ये मध्यवर्ती उच्च भूमि हो गई, ठीक है, ये जो है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाएं तो ये वाला पार्ट इधर आपका देखिए राजमहल की पहाड़ी हो गई, ठीक। और इधर ये आपका राजमहल की पहाड़ी हो गई, इधर जो है गिरी की पहाड़ी हो गई, सतपुड़ा हो गया, इधर आपका कार्डमम है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया दक्कन का पठार हो गया। और बचा आपका कौन सा है, ये आपका उत्तर पूर्वी पठार। तो उत्तर पूर्वी पठार यहाँ से आपका हम बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, राजमहल पहाड़ी है। और इधर आपका राजमहल पहाड़ी, इनके बीच क्या हुआ, भ्रंश हो गया, जिसे मालदा गैप भी कहते हैं। और इसमें क्या हुआ, जलोढ़ों का निक्षेप होता है। और यहाँ पे आपका 3 पहाड़ियाँ हैं, जिसे शिलांग का पठार आप कह सकते हैं, या जनजातियों के अलग अलग नाम से यहाँ पे आपका पहाड़ियाँ हो गई, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक। ये भी क्या है, ये भी आपका उत्तर पूर्वी पठार में आएंगी। और यहाँ पे एक आपका कौन सा है, कार्बी एलांग पठार है, कार्बी एलांग पठार है, जो आपका कहाँ पे है, असम में है। वो भी आपका किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठारों का ही हिस्सा है, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या पढ़ा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी या प्रायद्वीपीय पठार की ऊंची चोटी जो है, ये कौन सी है, अनाई मुडी है। और दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा है, जो नीलगिरी की है। और ये आपका अन्नामलाई में स्थित है, ठीक। पश्चिमी घाट को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम बोलते हैं, सह्याद्री जो है महाराष्ट्र में बोलते हैं, ठीक है। और केरल के दक्षिणी भागों में इसे कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो सीमा बनाती हैं, इसमें आपका देखिए एक आपका है गोरान घाट दर्रा या गोरम घाट भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है, तो गोरम घाट जो दर्रा है ये आपका अरावली में है। कहाँ पे है, ये आपका अरावली श्रेणियों में दक्षिण में, जहाँ पे आपका मारवाड़ क्षेत्र पड़ता है, यानी मेवाड़ क्षेत्र आप कह सकते हैं, ठीक है। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट आबू है। माउंट आबू में ही आपका कौन सा, गुरु शिखर जिसका नाम है, क्या नाम है, गुरु शिखर है, जो लगभग 1722 के आसपास है, यानी 1722 मीटर के आसपास है। माउंट आबू यहाँ पे आपका क्या है कि सौर वाष्प प्रणाली के रूप में भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली जो है माउंट आबू में स्थापित की गई है, ठीक है। माउंट आबू जैन धर्म का एक पवित्र स्थल भी माना जाता है। इसके अलावा आइए देखते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है आपका विंध्य की पहाड़ी। इसको भी यहाँ पे विंध्य श्रेणी या पहाड़ी कह सकते हैं, श्रेणी कहना ज़्यादा सही है, ठीक है। विंध्य रेंज, विंध्य रेंज जो है इसमें आपका भारनेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी इसमें आती है, ठीक है। कौन सी है, भारनेर है और कैमूर श्रेणी है जो इसमें शामिल होती है। और यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका मान लीजिए ये आपका क्या है, विंध्य पहाड़ी है, तो आगे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे भारनेर बोलेंगे, ठीक है। इसका और आगे विस्तार ये हो जाएगा तो इसे कैमूर पहाड़ी यहाँ पे कहते हैं, कैमूर हिल्स, ठीक है। कैमूर के बाद ये वाला रीजन जो होता है ये बघेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे आपका सोन नदी का भी क्षेत्र होता है, या इसका भी ये बहाव क्षेत्र होता है, ठीक है। और इसके नीचे यदि हम लोग बात करें तो ये आपका विंध्य की विस्तार की हम लोग बात कर रहे हैं। और सतपुड़ा के विस्तार पे यदि आप चर्चा करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए सतपुड़ा होगी, ठीक।
यहाँ पे आप आगे आएंगे, यहाँ पे आपका महादेव पहाड़ी है, आगे यहाँ पे मैकाल हिल्स है, ठीक है, मैकाल पहाड़ी ऐसे है, और यहाँ पे आपका क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। ठीक, तो सतपुड़ा श्रेणी, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर पठार, और इसे ही आगे यहाँ पे क्या बोला जाता है, गाविलगढ़। गाविलगढ़ की भी श्रेणियां पठार या गाविलगढ़ का भी क्षेत्र ये बोला जाता है। ठीक है, और इसमें जो नदी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आपका तापी नदी हो जाएगी, और इसके नीचे आपका यहाँ पे सतमाला पहाड़ी होती है, इसके आगे यहाँ पे आपका क्या होता है, अजंता पहाड़ी होती है, और दक्षिण में आ जाएंगे तो आपका यहाँ पे कौन सी होती है, हरिश्चंद्र पहाड़ी होती है, या हरिश्चंद्र की श्रेणी होती है। इसी के समानांतर यहाँ पे आपका बालाघाट श्रेणी है। कौन सी है, बालाघाट श्रेणी है। तो ये तो आप लोगों का क्लियर हो ही गया होगा। अब देखिए अलग अलग पहाड़ियों को हम लोग अलग से अलग अलग करेंगे, यहाँ पे बस आप इतना समझते हुए चलिए कि कौन सा आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो ये सब सह्याद्री आपका हो जाएगा, और इसमें अलग अलग दर्रे हैं, दर्रों का नाम पहले ही हमने बताया था। सबसे ऊपर यहाँ पे आपका क्या है, थाल घाट है, फिर आपका यहाँ पे भोर घाट है, ठीक है, और लास्ट में आपका यहाँ पे पाल घाट है, और सेनकुट्टा दर्रा है। ये तो आप लोगों का क्लियर ही हो गया होगा। तो टोटल हम लोगों ने इसमें जो प्रायद्वीपीय पठार था उसके बारे में जान लिया, और अलग अलग आपको पहाड़ियों के बारे में जानकारी मिलेगी ही, लेकिन यहाँ पे पहले आप इन चीज़ों के बारे में जान लिए। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकुट्टा दर्रा को भी हमने आपको मेंशन कर दिया। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की जो आंतरिक पहाड़ियाँ जैसे आपका सतपुड़ा है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और प्रायद्वीपीय भारत के जो कुछ पठार हैं उसको चर्चा में कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के पठारों की बात चल रही है, तो अभी श्रेणियों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार में आपका जैसे है कौन सा, मालवा का पठार। ठीक, तो मालवा पठार जो है ये आपका विंध्य श्रेणी के उत्तर में स्थित है, और इस पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सिगार चोटी। क्या नाम है इसका, सिगार चोटी है, जो मालवा पठार की ऊंची चोटी में से एक है। ठीक है, और यदि हम लोग बात करें तो मालवा पठार की जो उत्तरी सीमा है ये ग्वालियर, उत्तर पश्चिमी सीमा पर आपका मेवाड़ पठार है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी भी है, पूर्वी सीमा पे इसके आपका कौन सा, बघेलखंड पठार है, सॉरी बघेलखंड नहीं, बुंदेलखंड पठार है। ठीक है, और यहाँ पे जो इस पठार से इसके ढालों का अनुसरण करने वाली नदियां हैं, जिसमें आपका चंबल है, बेतवा है, ठीक है, सिंध है, ये पूछा गया प्रश्न है, पार्वती है, और आपका यहाँ पे काली सिंध है। ठीक, ये नदियां जो है यहाँ से आपका प्रवाहित होती हैं। सभी नदियां जो है ये चंबल अपवाद तंत्र से जुड़ी हुई हैं, और अंततः क्या करती हैं, यमुना नदी में मिलते हुए गंगा अपवाद तंत्र का भी ये हिस्सा बन जाती हैं। ठीक, इसके पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदी है वो आपका माही नदी है, जो पश्चिमी ढालों का अनुसरण करती है, और इसी के अनुसरण करते हुए ये कहाँ पे गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। मालवा का जो पठार है ये आपका बैसाल्ट निर्मित क्षेत्र है। कैसा है, बैसाल्ट है, ठीक है, बैसाल्ट निर्मित क्षेत्र है, और यहाँ पे आपका काली मिट्टी का फैलाव भी होता है, क्योंकि जो बैसाल्ट है वहाँ पे काली मिट्टियों का फैलाव रहेगा ही। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद आपका मालवा पठार के बाद आता है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड के पठारों की हम लोग बात करें तो बुंदेलखंड का जो पठार है ये आपका यूपी और एमपी में
फैला हुआ है। और इसके सीमांकन की बात करें तो दक्षिण में विंध्य पठार है, और उत्तर की बात करें तो उत्तर में आपका यमुना नदी है, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में आप बात करेंगे यानी नॉर्थ वेस्ट में बात करेंगे तो सिंध नदी है, ठीक है। और पूर्व में जो आपका है ये आपका पन्ना और अजायबगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, ठीक, पन्ना और अजायबगढ़ की जो पहाड़ियां हैं ये इसका। इसके अलावा इस पठार से जो बहने वाली नदी हैं वो कौन सी आती हैं, जिसमें आपका है केन है, धसान है, ठीक है, बेतवा नदी भी इससे बहती है। और ये आपका बेतवा जो है मालवा पठार से भी होके बहती है, ध्यान रखिएगा। और ये चट्टानें जो यहाँ पे आपका बुंदेलखंड में है अग्नेय प्रकार की हैं, ठीक है, या नीस प्रकार की कायांतरी चट्टानें भी हैं। इतना आपका क्लियर हुआ। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है या ऊंचा क्षेत्र है ये आपका सिद्ध बाबा पहाड़ी है। कौन सी है? सिद्ध बाबा पहाड़ी, ठीक है, किसका? बुंदेलखंड का। और यहाँ पे नदियाँ क्या करती हैं, ये जो तीनों नदियाँ हैं ये गहरे खड्डों का भी निर्माण करती हैं, ठीक है, जिसे बैडलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है। बैडलैंड टोपोग्राफी या उत्काद भूमियाँ भी इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रेनाइट का भी जो है क्षेत्र पाया जाता है, ग्रेनाइट का भी यहाँ पे आपका उत्पादन हो रहा है। छतरपुर की बात करें, छतरपुर क्षेत्र जो है ये आपका इसी में आ जाता है, चूना पत्थर का यहाँ पे भंडार है। बुंदेलखंड के बाद आपका आ जाता है बघेलखंड का पठार, ठीक है। और यदि आप फिगर के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे मालवा पठार हो जाता है, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे आपका बुंदेलखंड पठार हो जाता है, और यहीं आपका नीचे जो है इधर बघेलखंड का पठार हो जाता है, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया? मालवा हो गया। इधर आपका ये बुंदेलखंड हो गया यूपी और एमपी में, ये आपका बघेलखंड हो गया। बघेलखंड किन किन क्षेत्रों का है? छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी, यूपी, इनकी सीमा पे आपका ये स्थित है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो आपका पश्चिम की हम लोग बात करें तो इनके पश्चिम में कैमूर श्रेणी है या कैमूर पहाड़ी है, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड हो गया, इधर आपका बघेलखंड हो जाएगा। तो बघेलखंड पठार को थोड़ा सा देख लीजिए। बघेलखंड जो पठार है ये आपका यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में है, इनकी सीमा पे लगभग है। और इसके उत्तर पश्चिम में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी पहाड़ी है? कैमूर श्रेणी है। दक्षिण की बात करें तो मैकाल हिल्स है, मैकाल पहाड़ी जो है इसके दक्षिण में है, ठीक है। पूर्वी हिस्से में आपका यहाँ पे दक्षिण पूर्व में जो है मैलान पहाड़ी है। और पश्चिम में आप बात करें तो भांडेर का पठार है, भांडेर या भारनेर या भांडेर का पठार है, ठीक है। पश्चिम में यहाँ पे आपका कौन सा प्लेट्यू है? भांडेर प्लेट्यू। और सोन नदी जो है इसी पठार का अनुसरण करते हुए उत्तर से उत्तर पूर्वी की ओर जाती है। तो इस पे प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी हो गई? सोन नदी हो गई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ ही। और इसके बाद नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटे नागपुर के पठार के बारे में जान लीजिए कि ये भी आपका प्रायद्वीपीय पठार का एक इम्पोर्टेंट पठार भी है, जो स्पेशली कहाँ पे है? झारखंड राज्य में फैला हुआ है। इसे खनिजों का भी भंडार कहते हैं, खनिजों का भंडार कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका खनिजों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा छत्तीसगढ़ आपका है, उड़ीसा है, सीजी उड़ीसा। इसके अलावा और कौन सा है आपका? वेस्ट बंगाल है,
बिहार है। ठीक, इन राज्यों में भी छोटे नागपुर पठार का विस्तार पाया जाता है और यहाँ की जो चट्टानें हैं कैसी हैं, आर्कियन क्रम की हैं। कैसी हैं, आर्कियन क्रम की, और धारवाड़ क्रम की भी चट्टानें यहाँ पे आपका पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा धारवाड़ और गोंडवाना लैंड दोनों में अंतर है। गोंडवाना लैंड जो चट्टानें हैं वहाँ पे ज़्यादातर कोयला पाया जाता है, और धारवाड़ में क्या होता है आपका, यहाँ पे खनिज तत्व पाए जाते हैं या धात्विक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। कार्बोनिफेरस काल में इस पठार के मध्यवर्ती भाग में एक दरार घाटी का निर्माण हुआ था, और इसी दरार घाटी या भ्रंश घाटी की बात करें तो यहाँ पे आपका दामोदर नदी जो है प्रवाहित होती है। तो आपसे एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं। चलिए यहाँ पे आपका मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। भ्रंश घाटी की जो नदी है ये आपका कौन सी है, नर्मदा है, तापी है और दामोदर है। ठीक है, 3 नदियां हैं। इसके अलावा कोई भी नदी आपको इंडिया की बात करें तो नहीं है, और कई टीचर आपको ये पढ़ा दिए हैं तो उसको थोड़ा सा ये आप क्या करिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कई लोगों का नोट्स, जितना आप लोग नोट्स नहीं देखते होंगे दूसरों का, उससे ज़्यादा हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, कि कुछ नई चीज़ें कहीं से मिले तो आपको मेंशन कर दिया जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका कई टीचर ने मेंशन किया है कि सोन भी आपका भ्रंश घाटी की है, तो ये नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बराकर नदी जो है ये दामोदर नदी से उत्तर में आके मिलती है, यानी कि बराकर इसकी क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, बराकर जो है इसकी सहायक नदी है। और दामोदर घाटी क्षेत्र में आपका गोंडवाना लैंड की चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे कोयला भंडार जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दामोदर नदी क्या करती है कि छोटे नागपुर पठार को 2 भागों में भी डिवाइड करती है, और इसके उत्तरी पार्ट को क्या बोलते हैं, हजारीबाग का पठार। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग को बोलते हैं हजारीबाग का पठार। ये देखिए जो झारखंड वाले हैं, झारखंड पीजीटी, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चल रहा है। ठीक है, झारखंड का उत्तरी भाग ये छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग हजारीबाग पठार कहा जाता है, जिसमें आपका कोडरमा और गिरिडीह पठार शामिल है। कौन सा, कोडरमा और गिरिडीह। गिरिडीह का जो पठार है और कोडरमा का पठार ये भी आपका इसमें शामिल है। और इसका जो दक्षिणी पार्ट होता है, ठीक है, दक्षिणी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, रांची का पठार। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो रांची पठार है ये भी आपका छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, और इसको जो दामोदर नदी है 2 भागों में डिवाइड करती है, 2 पार्ट में। उत्तरी पार्ट को हम लोग हजारी भाग कहते हैं, जिसमें कोडरमा और गिरिडीह पठार हैं। दक्षिणी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, रांची का पठार बोलते हैं। ठीक, रांची के पठार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आपका झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र है। ठीक है, किधर, दक्षिण पूर्व में आपका सिंहभूम है, और सिंहभूम जिला है ये, किसका जिला है, झारखंड का। और यहाँ पे आपका धारवाड़ संरचना पाई जाती है, इसलिए सिंहभूम जो है ये लौह अयस्क का प्रचुर भंडार यहाँ पे पाया जाता है। किसका, लौह अयस्क का। ठीक है, और रांची के पठार के ही पश्चिमी हिस्से की हम लोग बात करें तो पश्चिमी हिस्से में पाट क्षेत्र आता है। रांची के पठार के पश्चिमी हिस्से में पाट क्षेत्र आता है। ठीक है, यह छोटा नागपुर पठार का अधिक ऊंचाई वाला समतल क्षेत्र भी होता है। जैसे हम लोग गंगा घाटी की तरफ आएंगे ऊंचाई में क्या होती है, कमी देखी जाती है। और छोटा नागपुर पठार में कई बार रिजिग्नेशन भी हुआ है। रिजिग्नेशन का मतलब क्या हुआ, पुनरुत्थान भी हुआ है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। ठीक, और जो पाट क्षेत्र होता है ये एक प्रकार का संप्राय मैदान भी होता है, पाट क्षेत्र यहाँ पे, जिस पर मोनाट नाग भी पाए जाते हैं। इसी में आपका एक है नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट, नेतरहाट जो है ये मोनाड नाग है, किसका, छोटा नागपुर पठार में स्थित है मोनाड नाग, और ये मोनाड नाग पर बसा शहर भी है। ठीक है, दामोदर नदी जो है यहाँ पे उसमें वेदिकाएं भी पाई जाती हैं, और इसी वजह से इस क्षेत्र में पुनर्युवन का भी प्रमाण यानी रिजुवनेशन का भी प्रमाण ये प्रस्तुत करती हैं। ठीक, और छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ है। कौन सी है, पारसनाथ है, पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है,
जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पे ये आपका पड़ी है। और जो आपके जैन धर्म वाले हैं, पारसनाथ पहाड़ी को सम्मेद शिखर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मेद शिखर भी बोलते हैं। ठीक, ये टोटल आपका हो चुका मालवा पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर। एक और आपका बचा हुआ है जो आपका है कौन सा? मेघालय पठार। इसको भी जान लीजिए, मेघालय पठार। ठीक है, मेघालय पठार के बारे में जानते हैं। तो मेघालय पठार ये भी आपका क्या है? ये किसका विस्तार है? छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार है। छोटा नागपुर पठार का पूर्वी विस्तार। ठीक है, कौन सा विस्तार? पूर्वी विस्तार आपका कौन सा है? ये है मेघालय का पठार। ठीक है, आरंभ में यानी शुरुआत में जो मेघालय का पठार था, ये छोटा नागपुर पठार से एक जुड़ा हुआ था। लेकिन विवर्तनिक हलचलों में देखिए, आपसे जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, कई बार पूछा गया कि मेघालय पठार हिस्सा है, मेघालय पठार किसका भाग है? ठीक, अब देखिए हम प्रश्न यहाँ पे विकल्प में दो चीजें आपको यहाँ पे बताएंगे। पहला ये कि मैकाल पठार का, दूसरे में आपका छोटा नागपुर पठार, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका प्रायद्वीपीय पठार, चौथा ऑप्शन सभी। ठीक, अब जो मेघालय पठार है ये आपका छोटा नागपुर पठार का भाग है, और बड़े तौर पे आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार का विभाग है। तो यहाँ पे समझिएगा। ठीक, जब आपका इस तरह से प्रश्न देख, छोटा नागपुर भी शामिल है, प्रायद्वीपीय पठार भी शामिल है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कोई पूछे कि आपका घर जो है यूपी में है, या यदि जिले का नाम हम लोग बात कर लें कि जिले में मान लीजिए आपका जौनपुर जिले में है। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए कि आपका घर जौनपुर जिले में है, और यहीं एक और बात कह दी जाए कि आपका घर जो है ये शाहगंज तहसील में है। ठीक, तो ज़्यादा सटीक क्या हुआ? यदि आपको इन किसी के घर पहुंचना, आपके अपने मित्र के घर पहुंचना है, तो यदि कहें कि यहाँ शाहगंज में है, यानी जौनपुर जिले में है, तो जिला तो बहुत बड़ा हो गया, शाहगंज में कहेंगे तो ये इससे और सटीक इन्फॉर्मेशन मिला। और यदि शाहगंज के बाद किसी गांव का नाम बता दिया गया, यहाँ पे मान लीजिए कोई गांव आपका खुटहन क्षेत्र हो गया। ठीक, तो ये वाला रीजन ये क्या बता रहा है कि खुटान क्षेत्र और सटीक बता रहा है। ठीक, तो यदि आपसे कहा जाए और आपसे कहा जाए कि आपका घर है, विकल्प आपको दिया जाए जौनपुर में, दूसरा दिया जाए शाहगंज में, तीसरा दिया जाए खुटान में, और चौथा दिया जाए कि आपका अम्बेडकर नगर में। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे कि जो ज़्यादा सही है सबसे, जब आपको अच्छे में अच्छे को चूज करना होता है तो आप वहाँ पे देखते हैं कि जो ज़्यादा सटीक हो। ठीक है, तो ये जो खुटान है ये आपका रीजन ज़्यादा डिफाइन कर रहा है, तो आप इसको राइट लगाएंगे। तो यहीं पे आपका ये भी है, छोटा नागपुर पठार जो है ये है तो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग, लेकिन ये मेघालय पठार से और ज़्यादा हद तक करीब से जुड़ा हुआ था। ठीक, इसी से मेघालय पठार आपका क्या हुआ? अलग हुआ था। और यहाँ पे आपका राजमहल पहाड़ियाँ हैं, ये भी आपका इसी के आसपास है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें राइट आंसर छोटा नागपुर पठार है। सही तो ये भी आप कहेंगे ये भी सही है, लेकिन भैया जब आपको अच्छे में अच्छों को चुनना होता है तो आप ज़्यादा अच्छों को देखेंगे। तो ज़्यादा सही यहाँ पे छोटा नागपुर है, उसके बाद प्रायद्वीपीय है। यदि इन दोनों में से केवल एक एक आपको ऑप्शन में मिले तो कोई एक जो देगा वो आप लगाइएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपका मालदा गैप था और इसी से आपका ये अलग हुए हैं। और इसमें चूंकि मालदा गैप में राजमहल गारो गैप भी इसे कहा जाता है, ये आपका लो लैंड था। ठीक है, निम्न भूमियाँ भी थी। ठीक है, मेघालय का जो पठार है ये आपका गारो पहाड़ी से लेके, ठीक है, मिकिर पहाड़ी तक ही इसका विस्तार पाया जाता है। मिकिर, ठीक है, मिकिर पहाड़ियों तक इसका विस्तार पाया जाएगा असम में। और मिकिर पहाड़ी के दक्षिण पूर्व में आपकी कौन सी पहाड़ी है? रेंगमा हिल्स है। रेंगमा पहाड़ी है।
ठीक है। मिकिर की पहाड़ी, जैंतिया की पहाड़ी से जमुना, कोपिली कपिली और कलांग नदी घाटियों के द्वारा क्या होती है, अलग होती है। और इस पठार की जो पूर्वी सीमा है वो धनस्री नदी जो है बनाती है। कौन सी है? धनस्री नदी है। केवल आप इसको क्या करिए, कहानी की तरह सुनते चलिए, 2 बार सुनेंगे आराम से पूरा याद हो जाएगा। ठीक है। और इसी में आपका नौकरेक जो राष्ट्रीय उद्यान है मेघालय में ही है। और इसके अलावा जो खासी पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है शिलांग शिखर, या शिलांग पठार भी कहा जाता है, तो शिलांग शिखर यहाँ पे कहा जाएगा, जो खासी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक। और इसके अलावा जो आपका है कार्बी एलांग पठार हो गया, तो कार्बी एलांग पठार ये आपका कहाँ पे है? असम में है, जो इसी का ही विस्तार पाया जाता है। कार्बी एलांग पठार जो है ये कहाँ पे है? असम में है। ये आपका मेघालय पठार का ही एक विस्तार पाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद मेघालय पठार के बाद एक और पठार आपको पढ़ना है, जो है कौन सा? दंडकारण्य पठार। इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। ठीक है। ये स्पेशली आपका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कुछ पार्ट इसका उड़ीसा, आंध्रा और तेलंगाना में भी आंशिक रूप से है। ठीक है। इसकी पश्चिमी सीमा की हम लोग बात करें तो अबुझमार की जो पहाड़ी है, कि पश्चिमी सीमा दंडकारण्य की अबुझमार पहाड़ी। ठीक है। अबुझमार पहाड़ी। और इसकी पूर्वी सीमा पर जो है उत्तर दक्षिणी सीमा पर जो आपका पूर्वी घाट पर्वत फैला हुआ है, ये आप जानते हैं। बस्तर का पठार इसके दक्षिण मध्यवर्ती हिस्से में है। ठीक है। इसमें जो है दंडकारण्य में आपका कौन सा पठार है? बस्तर का पठार है। और ये किधर है? दक्षिणी भाग में है, या मध्यवर्ती में भी आप कह सकते हैं। और इसमें जो बहने वाली नदियों की हम लोग बात करें तो इंद्रावती नदी जो है यहाँ पे प्रवाहित होती है। इंद्रावती नदी इससे होके प्रवाहित होती है। यहाँ पे आपका देखिए बैलाडीला क्षेत्र है। बैलाडीला की खाने आपने सुना होगा, बैलाडीला। ठीक है। बैलाडीला ये लौह अयस्क की खाने और बहुत ही प्रसिद्ध खान है ये। ठीक। ये बस्तर के पठार के दक्षिण में ही है, यानी आप मान सकते हैं कि अबुझमार पहाड़ी पे ही आपका ये स्थित है। चूंकि ये जो बस्तर का पठार है ये धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है। बस्तर के पठार में धारवाड़, यहाँ पे देखिए आपका धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की चट्टानें यहाँ पे आपका पाई जाएंगी, और इसीलिए ये आपका अयस्कों के लिए काफी प्रसिद्ध भी है। ठीक। दंडकारण्य जो पठार है ये आपका महानदी, यहाँ पे देखिए महानदी और गोदावरी, ठीक, इन दोनों के बीच क्या करती है? ये जल विभाजक का भी काम करती है। तेल नदी इसके उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, जो महानदी की सहायक नदी होती है। ठीक है। इतना आप लोगों का क्लियर हो ही गया होगा। और दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार, इसमें एक और अलग पठार जो आपका दक्कन के पठार में डिटेल हमने बताया ही था। यहाँ पे देखिए आपका दक्कन का जो पठार है इसमें 3 पठार और आ जाएंगे। एक आपका हो जाएगा दक्कन का खुद का जो लावा पठार है। ठीक। एक आपका तेलंगाना इसमें आ जाएगा। एक आपका कर्नाटक का पठार आ जाएगा। इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके। रायलसीमा का जो क्षेत्र है वो भी आपका इसमें आ जाता है तेलंगाना में। मलनाड या रायचूर दोआब हो गया। ठीक है। तेलंगाना की उच्च भूमियाँ भी आ जाएगा। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका जो रहेगा वो मरुस्थलों के बारे में देखेंगे। और ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ना है तो आप आरपीएससी का जो कॉलेज लेक्चरर है उसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज चल रहे हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं,
नेट जेआरएफ का देखिए कोर्स चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे डेमो वीडियो भी है, सारा कुछ है, वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और झारखंड का देखिए पीजीटी भी चल रहा है। तो ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं, इसके टेस्ट सीरीज भी हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।